हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग इकोनॉमी की अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग फाइनली बात करना शुरू करते हैं कोर मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड। और इसमें कुछ आपको 19 कंसेप्ट्स के आसपास देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आप नेशनल इनकम को ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से समझ पाओगे। इन कंसेप्ट से भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आते रहे हैं और इससे पूछे जाते हैं, तो एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से बहुत डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो होती है वो माइक्रो यूनिट्स यानी कि इंडिविजुअल की इनकम से कंसर्न नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की, यानी कि इनकम एट द ब्रॉडर लेवल, पूरे माइक्रो लेवल पे, जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की इनकम उस देश में रहने वाले लोगों की इनकम को कंबाइंड वे में देखा जाता है। तो होता क्या है नेशनल इनकम, चलो इसको समझते हैं। जो एम होता है एक नॉर्मल पर्सन का ज़िंदगी में, वो यही होता है कि वो इंसान अपनी बेसिक वांट्स को सेटिस्फाई करता रहे ताकि वो जिंदा रहे और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता रहे, अपनी इनकम को इंक्रीज करके। ह्यूमन वांट्स को, जैसा कि आप जानते हो, गुड्स और सर्विसेज से आराम से सेटिस्फाई करा जा सकता है। इंसान को या तो गुड्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की सहूलियत के लिए। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हर एक इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलती है गुड्स और सर्विसेज की, क्योंकि यही मेजर ऑब्जेक्टिव, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक इकोनॉमी का, ताकि मैक्सिमम वांट्स जो है इंसानों की, उसको फुलफिल करा जा सके, उसको सेटिस्फाई करा जा सके। बट जैसा कि आप जानते हो, अभी तक के इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के अंदर मेन दिक्कत यही आती है, इकोनॉमी की बात इसी बात पर आके अटक जाती है, क्या कि ह्यूमन वांट्स जो है, जो इंसान की ज़रूरतें हैं, उनका और इच्छा, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। दे आर अनलिमिटेड, दे आर अनलिमिटेड। बट रिसोर्सेज जो अवेलेबल है किसी भी इकोनॉमी के अंदर उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इंसानों की, दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। सिमिलरली राइटर हमें ये बता रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हाउ टू मेजर द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मतलब कैसे हम लोग ये मेजर करके कितना एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस करा जाना है। और चलो बात कितने की भी नहीं है, उतनी रिसोर्सेज भी होने चाहिए ना कि उतनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके। जैसे अलग अलग तरह के गेहूँ, दूध, कपड़े, पेट्रोल, मशीन, इन सब के डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जैसे ग्राम, लीटर, मीटर। तो इकोनॉमी में क्या चीज़ कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करी जाए कि सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिल जाए, इंसान की हर एक इकोनॉमिक वांट सेटिस्फाई हो जाए। इकोनॉमिस्ट ने एक कॉमन मेजर निकाला कि अगर हमें लोगों के इन यूनिट्स को पता लगाना है, मेजरमेंट को, तो हम पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी कैन बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर समथिंग, कैन बी द बेस्ट यूनिट। ठीक है, तो हम लोग हर एक गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को जब सबसे पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं ये कितने का है, ये कितने की है। जैसे आप लोग जब कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। वैल्यू निकाली जाती है किसी भी चीज़ की, आज के समय में, शुरू से ऐसा नहीं होता था, आज के समय में निकाली जाती है मॉनेटरी टर्म्स में। बार्टर सिस्टम जब चलता था, जब पैसा नहीं होता था, तब तो अलग वे में निकाली जाती थी। और वहाँ पर सबसे मेन दिक्कत ये थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, कि अगर मेरे पास एक घोड़ा है और मुझे चाय पीनी है, तो मैं घोड़ा काट के बीच में से, या उसका कान काट के, नाक काट के थोड़ी ना दे दूंगा चाय वाले को। और वो करेगा क्या, उसका पूरा पूरा हॉर्स भी नहीं दे सकता सिर्फ एक कप चाय पीने के लिए। बात ये आती है, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से मनी इन्वेंट हुआ। ठीक है, ऐसे ये तो हो गई गुड्स की बात। सर्विसेज की बात, आप लोगों को जब मेरा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना था, तो ऑब्वियस ही बात है आपने इंक्वायरी करी कि आपका कोर्स कितने का है और हमें इसमें एनरोल होना है, यानी कि सर्विस के लिए आपने मुझे पैसा दिया। हर एक गुड और सर्विस को हम लोग पैसों के टर्म्स में नापते हैं। जो रिजल्टेंट टोटल होता है, जो कि पूरा निकल कर आता है कि सारे गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे गुड्स और सर्विसेज जो कि इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जिसमें एक हम लोग उसके साथ एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच करते हैं, ब्रॉडर लेवल पे इसको कहा जाता है कि पूरे देश की यही है नेशनल इनकम। और ये एक अच्छा मेजर माना जाता है एक कंट्री की ग्रोथ को मेजर करने का।
इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है वो एक पर्सन की गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन से, या एक रीजन या एक स्टेट, एक राज्य कोई भी कर ले, या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी चीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरी में कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि पूरा देश ऐसा चल रहा है। ये वाली बात कहना गलत होगी। क्यों? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज जो भी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो एक इंडिविजुअल का, एक रीजन का, एक स्टेट का, एक गली मोहल्ले का रिजल्ट नहीं होता। वो कलेक्टिव एफर्ट होता है जिसमें 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरे देश में अहम भूमिका निभाते हैं, हर एक कोने में, हर एक सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, जिसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी के अंदर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, क्योंकि इन सबको अपना खर्चा तो मिलेगा ना, इन सब से कोई ना कोई इनकम तो बनेगी ना। तो इनकी मनी इनकम को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। ये मैंने बताया था वैसे पहले लेक्चर के अंदर, आपको पता होगा, पहले चैप्टर के अंदर। लैंड से मिलने वाला जो पैसा होता है डेट इज कॉल्ड एज रेंट। लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल से बनता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के पास पहुंचता है प्रॉफिट। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और 4 इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ इनकम। थस हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जब भी देश में होती है तो हर प्रोडक्शन एक इनकम जनरेट करती है। जैसे जमीन का अगर कोई टुकड़ा है, मैं अगर उस पे कोई भी एक कोई भी एक क्लिनिक खोल दूं, हॉस्पिटल खोल दूं, स्कूल खोल दूं, बिजनेस खोल दूं, कोई भी एक दुकान खोल दूं, वो जमीन मुझे पैसा देने लगेगी। लेबर, कोई कहीं पर भी काम कर रहा है, कोई एक टीचर है, कोई एक आईएएस ऑफिसर है, कोई एक मजदूर है, कुछ भी है, उसको मिलेंगे उसके काम करने के लिए पैसे। कैपिटल, पैसा जहां जहां लगता है, जैसे मतलब मान लो मैंने अपना पैसा किसी और को दिया तो मैं ब्याज लूंगा उससे। मुझे किसी ने पैसा दिया, मैं ब्याज लूंगा। बैंक में जब मैं पैसा रखता हूं, अपना कैपिटल जब मैं रखता हूं, मुझे उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिलता है। मैं जब एफडी कराता हूं, मुझे उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिलता है। और लैंड को संभालने वाला, मजदूरों को रखने वाला, कर्मचारियों से काम करवाने वाला और अपने बिजनेस या फैक्ट्री को एक्सपेंड करवाने वाला एक पर्सन होता है हमेशा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेसमैन। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज के अंदर उसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर, या पूरी की पूरी एंटरप्राइज। इन सारी चीज़ों को, लैंड से आपने रेंट वगैरह पे कर दिया, लेबर को दिहाड़ी उनकी सैलरी वगैरह दे दी, आपने पैसा लगा लिया, सारे बिजली के बिल वगैरह जो भर दिए, मंथ के एंड में इन सब लोगों को पैसा देने के बाद जो भाई साहब आपके घर पे पहुंचेगा, सिंस यू आर एंटरप्रेन्योर, दैट इज योर प्रॉफिट। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम। इस इनकम के साथ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जैसे हाउस होल्ड जो हैं वो ओनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये मैं समझाऊंगा बाद में, ये अभी समझ में नहीं आएगा। कोई भी हाउस होल्ड जो है, जैसे मैं मान लो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, परचेज कर रहा है, सॉरी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, परचेज कर रहा है। हम लोग जैसे, आप लोग जैसे हाउस होल्ड के पार्ट हो, आपने मेरी फाउंडेशन कोर्स खरीदा, सर्विस आपने खरीदी मेरी, आपके घर में राशन आता है, आप गुड्स खरीदते हो। ये ना फाइनल कंजम्पशन का पार्ट होता है और फाइनल इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। फाइनल कंजम्पशन मतलब कैसे? एक बार पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आपने खोल लिया, खा लिया आपने, पूरा बिस्किट खाने के बाद आप अंकिता जाकर शॉप पे ये बोलोगे क्या, अंकल आपका बिस्किट अच्छा नहीं था, मैंने सारे बिस्किट खा लिए, मुझे मेरे पैसे वापस करो। फाइनल कंजम्पशन हो गई ना उसकी। फाइनल कंजम्पशन का मतलब ये भी होता है, ये तो एक समझाने का तरीका है, वैसे इकोनॉमिक्स और स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बोलूँ लॉजिकल तरीके से, फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है इनका फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब ये है, आप अगर कोई भी बिस्किट का पैकेट, केक का पैकेट या आपने कोई भी सर्विस ली, अब आप उससे और कुछ नहीं कर सकते हो, जिस वे में जो आपको वो मिल रहा है आप वही उसको अपना सकते हो। यानी कि पैसों की मदद से एक्सपेंडिचर का फिनोमेना पैदा होता है। यानी कि अगर आपके पास इनकम आ रही है, आपके घर वालों के पास, पापा मम्मी के पास, आप लोगों के हस्बैंड के पास पैसे आते होंगे, ठीक है, उससे आप घर का राशन लाते हो, फीस भरते हो, लाइब्रेरी के पैसे देते हो, अपना खर्चा करते हो, खाना पीना, कहीं कोचिंग क्लासेस। जब भी इनकम आती है, इनकम की वजह से एक्सपेंडिचर क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी पर्सन ये तो नहीं कह सकता ना, अगर उसकी 1 लाख सैलरी है, मैं भैया हर महीने पूरे 1 लाख रुपए जोड़ता हूँ। क्यों? खर्चा नहीं करते तुम,
कपड़े नहीं पहनते, चड्डी नहीं पहनते, खाना पीना नहीं करते अपना। तो इनकम जो है वो अपना एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है। एक्सपेंडिचर जो है बदले में ज़्यादा प्रोडक्शन को पैदा करता है। यानी कि एक बंदे ने एक्सपेंडिचर करा, मैं गया मोमोज खाने, मैं मोमोज खाने गया, मैंने एक्सपेंडिचर करा अपनी इनकम का। मेरे जैसे और भी लोग हैं जो सेम शॉप पे जा रहे हैं, जो मोमोज के दीवाने हैं। आसपास के लोग और देख रहे थे, उन्होंने सोचा यार यहाँ पर इस मार्केट के अंदर लोग मोमोज खाने आते हैं, यानी कि खाने पीने का एक अच्छा सा एरिया ये बन सकता है। क्यों ना हम मोमोज के अलावा और भी स्टॉल्स लगाएं यहाँ पर, ताकि लोग और भी खाएं और हमारा यहाँ पर बिजनेस चले। ये किस वे में पॉसिबल हो पाया? जब हाउस ने यानी कि जनता ने अपनी जेब से एक्सपेंडिचर करा। एक्सपेंडिचर करने की वजह से हुआ क्या, और मोमोज के स्टॉल, स्प्रिंग रोल्स के स्टॉल्स, चाउमीन के स्टॉल्स की सब लगने लगे, ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट होने लगी। इन शॉर्ट, वाइस वर्सा कर दो उसको, प्रोडक्शन की वजह से भी इनकम जनरेट होती है। जब प्रोडक्शन होगी किसी ना किसी को तो इनकम पहुंचेगी ना। यानी कि उस दुकानदार वाले ने प्रोडक्शन करी अपना पैसा लगाकर, लेकिन हम सारे लोग वहां पर उसके पास मोमोज खाने गए, तो उसके पास इनकम पहुंची कि नहीं पहुंची? इनकम अपनी एक्सपेंडिचर क्रिएट करती है। हमारे पास इनकम आती है तो हम खाने पीने पे हम सारे लोग जा रहे हैं और महीने के अंदर कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं कि आज हम लोग बाहर खाएंगे, हफ्ते में एक बार यहां चला करेंगे, वहां चला करेंगे। और एक्सपेंडिचर जो है वो फर्दर प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। और लोग जैसे इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, इसकी वजह से होगा क्या, इकोनॉमी के अंदर और प्रोडक्शन होगी। सेलर्स को, दुकानदारों को, प्रोड्यूसर्स को ये लगेगा इसकी डिमांड है, लोग खर्चा करने के लिए तैयार है, और प्रोड्यूस करो उसको। वो प्रोड्यूस कैसे कर पा रहे हैं? प्रीवियसली हमने उनको पे करा, हमने अपना एक्सपेंडिचर करा, उनके पास इनकम पहुंची, उस इनकम से वो रॉ मटेरियल लेकर आए, उन्होंने कुछ प्रोड्यूस करा, हम खरीदने वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सेलर्स ने अपना मार्जिन निकाला, हम बायर्स को मिल गई गुड और सर्विस, उनको मिल गया उनका इनकम। इस पूरी साइकिल ये जो घूमती रहती है, हर किसी के पास इनकम जा रही है, 1% एक्सपेंडिचर कर रहा है, 1% एक्सपेंडिचर कर रहा है, दूसरे के पास इनकम जा रही है। ये होती है नेशनल इनकम की साइकिल। हुआ क्या था, बैकग्राउंड पे चलते हैं। हुआ क्या था, यही साइकिल टूट गई थी यहां पर ग्रेट डिप्रेशन में 1929 में। प्रोडक्शन कम हुई, क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम कम हुई। लोगों की इनकम कम हुई तो लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया। खर्चा करना जब बंद कर दिया तो बाहर दुकानदारों के पास पैसे पहुंचे नहीं। उन्होंने जो रॉ मटेरियल वगैरह प्रोड्यूस करके रखा हुआ था, कोई भी चीज़, टॉय की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, स्प्रिंग रोल्स की, बर्गर की, कोई भी दुकान है, वहां पर लोग आते ही नहीं थे क्योंकि उनकी इनकम नहीं थी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सैटरडे संडे नहीं निकलते थे कि चलो बेबी कुछ खाकर आते हैं। आउटपुट इसलिए गिर गई क्योंकि लोग खर्चा करने के लिए सड़कों पर नहीं आते थे अब, और खर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कई सारे लोगों के पास रोजगार नहीं था। इन लोगों के पास, हाउस होल्ड्स के पास इनकम नहीं थी। इनकम इसलिए नहीं थी क्योंकि जॉब नहीं बची थी। जॉब ना बचने की वजह से दुकानदार कुछ प्रोड्यूस नहीं करते थे, क्योंकि जब हम लोगों से पैसा आएगा तभी तो मोमोज वाला नए मोमोज बनाएगा कल के लिए। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो रोज मोमोज फ्रेश बना बना के थोड़ी ना रखते जाएगा। ये तीनों फैक्टर साथ में वर्क करें और यूएसए की इकोनॉमी गिर गई, भयंकर तरीके से गिर गई, और इस फिनोमेना को कहा गया ग्रेट डिप्रेशन। ये है उसका रीजन। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, नेशनल इनकम को हम लोग ना 3 तरीकों में डिफाइन कर सकते हैं, 3 फेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? नेशनल इनकम का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी के अंदर, वो किस तरीके से घूम रही हैं। दूसरे तरीके में नेशनल इनकम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इनकम जो है वो इकोनॉमी में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, 4 तरह की इनकम कैसे कैसे पहुंच रही है लोगों के पास, और एक्सपेंडिचर लोग कैसे कर रहे हैं, उसका फ्लो क्या है। 3 फ्लो में मतलब हम इसे समझ सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, दूसरा इनकम, और तीसरा एक्सपेंडिचर। इसके बेसिस पर ना 3 तरह के मेथड होते हैं नेशनल इनकम के। 3 तरह के मेथड होते हैं नेशनल इनकम के।
एक होता है, जैसा कि अक्सर आप लोगों के पास अगर कभी इकोनॉमिक्स रही हो तो आप समझ पाओगे, नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तीन, क्योंकि ये इसलिए बनते हैं 3 मेथड एक नेशनल इनकम के अंदर, बिकॉज नेशनल इनकम को जैसे कि अभी अभी आपने ऊपर देखा 3 तरीके से डिफाइन करा जा सकता है, इस वजह से। तो चलो हम तीनों तरीके से, अगर नेशनल इनकम के 3 फेजेस हैं तो तीनों तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं गुड्स और सर्विसेज, इनकम और एक्सपेंडिचर की फॉर्म में नेशनल इनकम को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नेशनल इनकम को कह सकते हैं, नेशनल इनकम एक मनी वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंट। और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंट का यह मतलब होता है, जर्नली इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग वन अकाउंटिंग पीरियड को, ये वाली बात याद रखना, वन अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग मानते हैं 1 साल। 1 साल यानी कि 1 एनुअल ईयर या 1 एनुअल पीरियड। प्रोडक्शन, ये याद नहीं करना, वैसे एक तरीका है बस समझाने का। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जाता है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज पिछले 1 साल के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मनी वैल्यू क्या है। अब सारे गुड्स, गुड ए बी सी डी ई एफ जी, गुड 1, गुड 2, गुड 3, सर्विसेज 1, सर्विसेज 2, सर्विसेज 3, 365 दिन के अंदर इन सबको कैलकुलेट कर दो, कंबाइन कर दो, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू निकली वो मिलकर बन जाएगी नेशनल इनकम उस देश की। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए पिछले 1 साल के अंदर और उनकी वैल्यू क्या रही। कश्मीर के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, दिल्ली के अंदर, केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, गुजरात के अंदर, असम के अंदर, मिजोरम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर, इन सबको कैलकुलेट करके जोड़ो तो हमें मिलेगी नेशनल इनकम, लेकिन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, फैक्ट एक आपके सामने आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा जाता है, देश में एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कैलकुलेट करते हैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को। वैसे नेशनल इनकम मैं बताऊंगा प्रॉपर कॉन्टेक्ट करते कैलकुलेट, लेकिन इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ये कहना है, क्योंकि नेशनल इनकम में जब इनकम की बात चल रही है तो इनका ये कहना है कि मेजर फोकस इनकम पे होना चाहिए। नेशनल इनकम क्या है सीएसओ के अकॉर्डिंग, सीएसओ के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम एक सम है पूरा का टोटलिटी, मतलब फैक्टर इनकम्स का, जो कि अर्न करी जाती है नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा। फैक्टर इनकम यानी क्या मतलब, फैक्टर इनकम का मतलब क्या, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड तक, पूरे देश में पिछले 1 साल में विद इन एन अकाउंटिंग ईयर जितना भी किसी को रेंट मिला है, वेजेस मिली हैं, इंटरेस्ट मिला है और प्रॉफिट मिला है, इन सारी की सारी फैक्टर इनकम्स को, इसको फैक्टर इनकम में ही बोलते हैं ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं, ये सारे लोगों की मिक्स कर दो, कंबाइन कर दो, जो टोटल निकलेगा वो निकलेगी नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपके लिए एक नई टर्म है एक्सपेंडिचर को हम लोग ना, एक्सपेंडिचर को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात याद रखना, हम लोग इसको बोलते हैं, याद कर लेना इसको, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, डिस्पोजिशन का ये मतलब होता है मेरे पास अभी कोई एक पोजीशन थी मेरी इनकम की, आज मेरी सैलरी आई, थोड़ा बहुत खर्चा होकर मैं उसको डिस्पोजेस कर रहा हूं, मैं उसको डिस्पोजेस कर रहा हूं, थोड़ा मेरी जेब से जा रहा है, खर्चे को कहते हैं, ये स्टैंडर्ड एक टर्म है बोलने की, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। कभी आए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि पेपर के अंदर ये टर्म आ गई तो यार इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में करवा रहा हूँ। ये
एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो हमारी इनकम को तो नेशनल इनकम कहेंगे नहीं, तो हमारी तो सिर्फ इनकम, इसलिए मैंने सिर्फ इनकम लिखा था। पूरे देश में जब कोई पर्सन, सारे लोग एक साल के अंदर जितना खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब नेशनल इनकम का जितना भी डिस्पोजिशन हो रहा है लोगों से, लोगों की जेबों से, हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नेशनल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर है, लोगों ने एक साल के अंदर कितना अपना खर्चा करा, उनकी जेब से कितना गया फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज को खरीदने के लिए। दिस इज, और इनको टोटल कर दो कि जैसे मतलब मान लो अंकिता ने इस साल एक साइकिल ली, मयूर स्कूटी लेकर आया, मैं एक चॉकलेट का डब्बा लेकर आया, बिस्मे लैपटॉप लेकर आया, अमित एक सिंगर है उसने एक माइक खरीदा बढ़िया सा, शैली ने एक बारबी डॉल खरीदी। ये सारी चीज़ें जो लोग अलग अलग खर्चा कर रहे हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम फ्रॉम द एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्योंकि सारे गुड्स और सर्विसेज परचेज करे जाते हैं दो चीज़ों के लिए, जैसे मैंने जो चॉकलेट खरीदी, मैं उसको सिर्फ खाऊंगा और उसका कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता ना, खाऊंगा। एक बार बताओ, मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या चॉकलेट का? वो अलग बात है कि ठीक है केक वेक बना लिया उससे कुछ के लिए जर्नली, लेकिन चॉकलेट अगर मैं ला रहा हूँ खाने के लिए ला रहा हूँ। अमित आप एक माइक लेकर आए, या अंकिता आप एक साइकिल लेकर आए, उसको रखे रखे अंकिता देखोगे तो नहीं, खुश तो नहीं होते रहोगे उसको देख देख के जिंदगी भर, यूज करने के लिए लाए हो। तो या तो इंसान जब भी कोई गुड्स और सर्विस खरीदता है वो दो चीज़ों से खरीदता है, उसके फाइनल यूज को देखता हुआ, ध्यान से समझ में आ जाएगा आगे चलकर। या तो कंज्यूमर्स उस गुड और सर्विस को कंज्यूम करेंगे, या प्रोड्यूसर्स उसको इन्वेस्ट करेंगे। देयरफॉर इन्वेस्ट कैसे? मान लो मैं अभी जिस माइक से बात कर रहा हूं, ये मैंने 15,000 का माइक लिया था ब्लू यती का, ठीक है। अब मैं इसको, कोई शौक तो है नहीं मुझे कि मैं अपनी आवाज़ से सुनता रहूं, मैंने ये खरीदा फाइनल प्रोडक्ट, किस लिए खरीदा मैंने? इन्वेस्ट करने के लिए। कहां पर? कि फाउंडेशन कोर्स के बच्चों को एक इस माइक से पढ़ाऊंगा, बेटर उन तक वॉइस क्लैरिटी, आवाज़ वगैरह वो पहुंचेगी और मेरी रिकवरी हो जाएगी फिर, जो मैंने 15,000 रुपये इस पर लगा रखे हैं जब भी लोग मेरा कोर्स खरीदेंगे। ऐसे ही अंकिता आपने साइकिल खरीदी है, आप लाइब्रेरी जाकर रोज ऑटो में और इस पे उस पे रिक्शे वालों को पैसे नहीं देना चाहते थे, आपने कहा मेरी हेल्थ भी फिट रहेगी और मैं साइकिल चलाते चलाते लाइब्रेरी जाऊंगी, यानी कि आपने भी अपने एक सेल्फ कंजम्पशन के लिए उस गुड को परचेज करा। तो जब ऐसी कोई फाइनल एक्सपेंडिचर कोई करता है कंजम्पशन पर या इन्वेस्टमेंट पर, इन सबको जोड़ दो, पिछले एक साल में देश में जितनी भी हुई है इसके सम को कहते हैं हम लोग नेशनल इनकम, बट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या ये सब चीज़ें याद करनी है? जी नहीं, यहां पर बस आप एक चीज़ सुन लो शॉर्ट में। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज ईदर मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, या तो वो मनी वैल्यू है, सारे गुड्स और सर्विसेज जो पिछले एक साल के अंदर देश में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी, या तो वो सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, जो कि एक साल में पिछले देश के लोगों ने कमाई अर्न करी है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट की टर्म्स में, या फिर वो सारे लोगों का एक प्रकार से फाइनल एक्सपेंडिचर है जो कि वो गुड्स और सर्विसेज को लेकर आए हैं, या तो उसे खाने के लिए या यूज करने के लिए, या उसको कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए। बस ये चीज। आपने गाड़ी खरीदी, मयूर या अमित आपने गाड़ी खरीदी, आपने वो अपने लिए खरीदी गाड़ी कि आप उसमें घूमना चाहते हो, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। आपने वो गाड़ी ली, आपने कहा मैं एक ड्राइवर रख लूंगा और मैं इस गाड़ी को टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में लगा दूंगा। गाड़ी आप लेकर आए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, एक्सपेंडिचर तो लेकिन दोनों में हुआ ना, ये डिफरेंस है। अगर किसी को डाउट हो तो क्या है, मनी वैल्यू तो आप समझ गए, देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए क्या कीमत है उनकी, उनको जोड़ दो तो नेशनल इनकम निकल जाएगी फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। देश में पिछले एक साल में सबने अर्न कितना करा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम उनकी क्या थी, सारे लोगों की इनकम को कैलकुलेट कर दो, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाएगी।
आपकी जेब से पैसा गया, आपने या तो कोई गुड कंजम्पशन के लिए या एक्सपेंडिचर के लिए आपने परचेज करा, आपकी जेब से लेकिन पैसा गया। देश में ऐसे लोगों की जेब से जब पूरा पूरा जो पैसा गया, एक साल के अंदर उन सारे एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर दो, सारी लोगों की जेब से निकले हुए सारे पैसे को, वो होगा नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।